नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश गायरी और इस वीडियो में हम इस लाइव सेशन में हम साइंस के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, है ना, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए, एक बार वीडियो को लाइक कर लें। और जैसा कि आपको पता ही है, साइंस के लाइव सेशन चल रहे हैं और बायो के सेशन मैं ले रहा हूँ। तो आगामी जितने भी जो वैकेंसीज आ रही है उसके हिसाब से ये सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज 15 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के। तो जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें। थोड़ी देर में हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार आप कमेंट करके बता दें मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। फिर हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से आप जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन आज का जो लाइव सेशन होने वाला है, जिसका टॉपिक है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, है ना। इसके 15 क्वेश्चन में लेके आया हूँ। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आप जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। गुड इवनिंग उमा कुमारी, गुड इवनिंग। ओके, वॉइस इज क्लियर। चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का आप देख रहे हैं। इसमें आपको बताना है पॉपुलेशन हुज मेंबर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली आर टर्म, है ना। ऐसे पॉपुलेशन जिनके जो एसेक्सुअल रूप से अलैंगिक जनन, ऐसी पॉपुलेशन जिसके जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं ना, स्वतंत्र रूप से प्रजनन करते हैं, वह क्या क्या कहलाएगी, पेनीमिक्टिक कहलाएगी या फिर एम्फीमिक्टिक कहलाएगी या एपोमिक्टिक कहलाएगी या इको टाइप कहलाएगी, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। फर्स्ट का आंसर आपको देना है पॉपुलेशन हुज मेंबर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली आर टर्म, है ना। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी ऐसी पॉपुलेशन, उसको क्या टर्म अपन देंगे। बताना है कमेंट करके आपको जल्दी से बताइए। फर्स्ट का सी बता रहे उमा कुमारी। चलिए बाकी स्टूडेंट भी बता सकते हैं, कमेंट करते जाइए आप। चलिए देखते हैं। देखिए, पूछा है कि वह जनसंख्या या वह पॉपुलेशन जिसके जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना, इसके बारे में पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एपोमिक्टिक बोलते हैं ऐसी पॉपुलेशन को, क्या बोलते हैं, एपोमिक्टिक बोलते हैं, है ना। पेनीमिक्टिक का मतलब होता है ऐसी पॉपुलेशन जो क्या करती है, इसमें रैंडम मैटिंग होती है ना। और एम्फीमिक्टिक में क्या होता है, जिसमें इंटरब्रीडिंग होती है, इंटरब्रीडिंग भी होती है पॉपुलेशन के बीच में, और उनसे जो नई प्रोजिनी जो जनरेट होगी, है ना, वो भी फर्टाइल होगी। ध्यान रखिए, वो भी फर्टाइल होती है, तो फिर उसका नाम आ जाएगा वो जो उसके लिए टर्म यूज करेंगे एम्फीमिक्टिक, है ना। और इको टाइप की बात करें तो इको टाइप का मतलब होता है ऐसी स्पेशल रेस, एनिमल या प्लांट की कोई भी हो सकती है, जो पर्टिकुलर किसी हैबिटेट में रहती है ना। पर्टिकुलर किसी हैबिटेट में अगर कोई स्पेशल रेस है, कोई जाति है ना, जो प्लांट या एनिमल की हो सकती है, प्लांट या एनिमल की हो सकती है, तो उसको बोलते हैं इको टाइप, है ना। तो चलिए, इसका जो आंसर होगा फर्स्ट हमारे क्वेश्चन का, तो वो हो जाएगा एपोमिक्टिक। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का आ गया है।
बताना है आपको। द लाइट इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड बाय, है ना, प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा नापी जाती है ना, सेची डिस्क के द्वारा, लक्स फोटोमीटर के द्वारा, मेजरिंग डिस्क के द्वारा, या नन ऑफ दिस के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। लाइट इंटेंसिटी जो प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो किसके द्वारा नापी जाती है, बताइए। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड का आंसर आपको देना है। कमेंट करते जाइए आप जल्दी से। सेकंड का बी बता रहे उमा कुमारी, लक्स फोटोमीटर। चलिए देखते हैं सेकंड का आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेची डिस्क, सेची डिस्क नहीं है इसका। जो राइट आंसर है, लाइट की जो इंटेंसिटी जो होती है वो फोटोमीटर, है ना, लाइट में क्या होता है, फोटोन्स होते हैं, तो लक्स फोटोमीटर जो होता है वो लाइट की इंटेंसिटी मेजर करता है ना। सेकंड जो होता है सी, सेकंड का क्या, सी इसका, सॉरी सी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और सेचिडिस, देखिए यहाँ पे सेचिडिस के बारे में आया, सेचिडिस का भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सेचिडिस जो होती है इससे अपन क्या करते हैं, पानी की जो टर्बिडिटी होती है, वाटर की टर्बिडिटी, है ना, वाटर की टर्बिडिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, धुंधलापन, है ना, पानी का जो धुंधलापन होता है उसकी जांच के लिए अपन सेची डिस्क यूज करते हैं। ये कैसी होती है, ऐसे राउंड गोलाकार होती है, और इसमें क्या होता है, ऐसे चार भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, और आमने सामने वाले जो भाग होते हैं, जैसे ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये कैसा होगा, ब्लैक होगा, और ये वाला पार्ट भी ब्लैक होगा, और ये वाइट वाइट होते हैं ना। और यहाँ पे इसके रस्सी होती है, इसको अपन पानी में उतारते हैं, ठीक है, और फिर जब जहाँ तक ये दिखती है, जैसे ही ये डिसअपियर हो जाएगी फिर वहाँ रीडिंग अपन नोट करते हैं, ठीक है। तो ये इससे क्या करते हैं अपन, पानी की टर्बिडिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी का आंसर क्या हो जाएगा, लक्स फोटोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनर्जी कंटेंट ऑफ मैक्रोफाइट्स में भी एस्टिमेटेड बाय, है ना, मैक्रोफाइट्स में ऊर्जा की जो मात्रा है वो किसके रूप में नापी जाती है ना। कैलोरीमीटर किसके द्वारा नापी जाती है, कैलोरीमीटर, एनर्जी मेजरिंग अपरेटस, ऑक्सीजन बॉम्ब कैलोरीमीटर, या नन ऑफ द अबव, बताइए। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं, थर्ड का आंसर आपको करना है। चलिए थर्ड का आंसर बताइए जल्दी से। एनर्जी मैक्रोफाइट्स में ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो किसके द्वारा नापी जाती है, ठीक है, कैलोरीमीटर से, एनर्जी मेजरिंग अपरेटस से, या ऑक्सीजन बॉम्ब कैलोरीमीटर से। उमा कुमारी थर्ड का बी बता रहे हैं, एनर्जी मेजरिंग अपरेटस बताया है इन्होंने। तबस्सुम बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं थर्ड का आंसर क्या होगा। थर्ड का जो राइट आंसर है, मैक्रोफाइट में एनर्जी को मेजरिंग करने के लिए ऑक्सीजन बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करते हैं ना। क्या करते हैं अपन, ऑक्सीजन बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज करते हैं ना। सी होगा थर्ड का, बी नहीं होगा, करेक्शन करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए हु डिफाइंड इकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म टू ऑल इट्स एनवायरनमेंट, है ना, सभी जीवों के सभी वातावरणीय कारणों कारकों के साथ संबंध को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। इस परिभाषा को किसने प्रस्तुत किया, साइंटिस्ट का नाम पूछा है, ठीक है। टेलर ने, ओडम ने, मिश्रा ने, या क्लेमेट्स ने, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। सभी जीवों के सभी वातावरणीय कारकों के साथ संबंध को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं ना। ये बात किसने बोली है, ये डेफिनेशन जो है वो किसने प्रस्तुत करी, साइंटिस्ट का नाम पूछा है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ गए हम, फोर्थ का आंसर आपको करना है, बताइए।
उमा कुमारी ने डी बताया है। बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फोर्थ का आंसर आपको बताना है। एक डेफिनेशन दे रखी है इकोलॉजी की, है ना। सभी जीवों के सभी वातावरणीय कारकों के साथ संबंध को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, है ना। ये बात किसने बोली थी? टेलर ने बोली थी, ओडम ने बोली थी, मिश्रा ने बोली थी, या फिर क्लिमेट्स ने बोली थी? बताइए। चलिए, अभी तक एक ही आंसर आया है। बिल्कुल सही बताया उमा कुमारी ने, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। क्लीमेंट्स ने बात बोली थी कि सभी जितने भी जो जीव है इनका संबंध वातावरणीय के जो कारक है ना, जैसे कि वातावरणीय कारक कौन से हो जाएंगे जी, जैसे सनलाइट है ना, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, है ना। ये सारे जो वातावरणीय कारक जो है इनका संबंध किससे होता है? जीवों से होता है ना। ये बात बोली थी, ठीक है, क्लीमेट्स ने बोली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज द, है ना, पारिस्थितिकी की क्रियाशील इकाई है। पारिस्थितिकी की क्रियाशील इकाई यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म है, बायोस्फीयर है, इकोसिस्टम है, या फिर कम्युनिटी है? बताइए। पारिस्थितिकी इकोलॉजी की यूनिट पूछी है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं आप, फिफ्थ का आंसर आपको करना है। फिफ्थ का आंसर आपको करना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। उमा कुमारी फिफ्थ का सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं फिफ्थ का आंसर क्या होगा। देखिए, जब भी इकाई की यूनिट की जब बात करी जाती है तो यूनिट का मतलब क्या होता है ये समझिए। यूनिट का मतलब होता है उस सिस्टम की सबसे छोटी जो इकाई है, सबसे छोटी चीज जो उस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे अपन बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी की सबसे छोटी यूनिट कौन है? सेल है। तो सेल पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकती है ना। तो यहाँ पे पूछा है पारिस्थितिकी की क्रियाशील इकाई क्या है ना। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो, इकोलॉजी जो है वो किससे मिलके बन रहा है ना, तो वो ऑर्गेनिज्म से मिलके बन रहा है ना। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिलते हैं, उनमें इंटरेक्शन हो रहा है, जैविक और अजैविक घटक है ना, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन इकोलॉजी, है ना। तो उसका जो इकाई की बात करें तो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, फिफ्थ का सी नहीं। आगे बढ़ते हैं, सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडेक्स ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ इज डिटरमाइंड बाय द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ, है ना, निम्न में से कौन सा परिवर्तन पर्यावरणीय स्वास्थ्य का सूचकांक है ना। पर्यावरणीय स्वास्थ्य का सूचकांक है ना। कम्युनिटीज, निश निशेस, इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशंस? बताइए। सिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं, सिक्स सिक्स का आंसर आपको करना है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन पर्यावरणीय स्वास्थ्य का सूचकांक है? कम्युनिटीज, निशेस, इंडिविजुअल्स, या पॉपुलेशन? ऑप्शन ए समुदाय के संगठन का परिवर्तन, ऑप्शन बी कर्म स्थिति का परिवर्तन, ऑप्शन सी व्यक्ति गुणों का परिवर्तन, ऑप्शन डी जनसंख्या का परिवर्तन? बताइए। सिक्स का आंसर आपको देना है।
6 का बी बता रहे हैं उमा कुमारी। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसमें पूछा है कौन सा परिवर्तन पर्यावरणीय स्वास्थ्य का है ना, पर्यावरण का स्वास्थ्य कैसा है उसके बारे में उसका सूचकांक है ना। तो उसका जो सूचकांक है वो बी है, निषेध है ना। क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्म स्थिति का परिवर्तन है, किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या सिचुएशन बन रही है ना, पर्टिकुलर नीश में क्या सिचुएशन बन रही है उसके उससे डिसाइड होगा कि पर्यावरण का जो स्वास्थ्य है वो कैसा होगा, है ना। तो नीश जो हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7th की तरफ। द टर्म इकोलॉजी वॉज प्रपोज बाई, है ना, शब्द पारिस्थितिकी किसने प्रस्तावित किया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें प्रपोज पूछा है ना, कोइन नहीं पूछा है। बताइए, विलियम हेक्कल ने, या फिर ऑडम ने, या फिर रिटर ने, या डोबेन मायर ने। बताइए। सेवंथ का आंसर आपको करना है। यहाँ पे एक करेक्शन करिए, इसको विलियम कर दीजिए, इसको विलियम पढ़ना है आपको, है ना, विलियम। बताइए। 7th का सी बताया है उमा कुमारी ने। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, शब्द पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने प्रस्तावित किया, प्रपोज किसने किया। तो सबसे पहले प्रपोज या सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो रिटर ने दिया था। इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने किया था, किसने दिया था, रिटर ने दिया था। बाद में इकोलॉजी जो टर्म है, इकोलॉजी जो टर्म है उसको कोइंड मतलब फाइनल इसको रखा किसने था, मतलब यूज किसने किया था, तो फिर आएगा अर्नेस्ट हिकल ने, है ना। ये ध्यान रखिए, अर्नेस्ट हिकल ने इसको यूज किया था। इसका कॉन्सेप्ट, बेसिकली कॉन्सेप्ट किसने किया था, दिया था, वो रिटर ने दिया था, है ना। चलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया आपने। आगे बढ़ते हैं 8th की तरफ। देखिए 8th का आंसर आपको करना है, बायोटिक पोटेंशियल रेफर्स टू, बायोटिक पोटेंशियल को कहते हैं, क्या कहते हैं, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत जनसंख्या में वृद्धि होना, या फिर इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर गिवन कंडीशन, दी हुई परिस्थितियों के अंतर्गत जनसंख्या में वृद्धि होना, या सी इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर नेचुरल कंडीशन, प्राकृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत जनसंख्या में वृद्धि होना, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम की परिस्थितियों के अंतर्गत जनसंख्या में वृद्धि होना। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप का पैटर्न अभी आते ही पूछते हैं ना। चलिए बताइए, 8 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। बताइए, 8th का आंसर आपको करना है। बायोटिक पोटेंशियल रेफर्स टू, बायोटिक पोटेंशियल है, इसका क्या मीनिंग होता है ये आपको बताना है। एट का सी बता रहे हैं उमा कुमारी। चलिए देखते हैं 8th का आंसर क्या होगा। देखिए बायोटिक पोटेंशियल का मतलब है कि बायो का मतलब होता है जीव, और पोटेंशियल मतलब उसमें कितनी क्षमता है ना, सरवाइव करने की और ग्रोथ करने की। ठीक है, तो इन
जब ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाती है, होती है, मिलती है नेचर के द्वारा, तो क्या होता है, जो जीव होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं ना। तो इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन के अंतर्गत क्या होता है, जीवों में की जो पॉपुलेशन होती है उसमें जो वृद्धि होती है उसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब है कि जो कंडीशन जीव को जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए चाहिए, वो ऑप्टिमम कंडीशन हो जाएगी। जैसे कि 25 डिग्री का टेम्परेचर है, वो किसी जीव के लिए बेस्ट है, उस पर उसकी ग्रोथ और सर्वाइवल सबसे ज़्यादा होगी, तो 25 डिग्री उसको मिल गया है ना। वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए तो वाटर की अवेलेबिलिटी उसको मिल गई, एयर चाहिए तो एयर उसको मिल गई। तो ये सारी जो जो कंडीशन उसको चाहिए वो अवेलेबल हो गए ना। फूड चाहिए तो फूड अवेलेबल है उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, है ना। तो ये सारी जो बातें होगी इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम कंडीशंस। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नाइन्थ की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इकोलॉजी टेक्स इनटू अकाउंट ओनली, है ना। इकोलॉजी में सम्मिलित है, इकोलॉजी में क्या सम्मिलित है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ओनली, प्लांट अडेप्टेशन ओनली, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन प्लांट्स, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नाइन्थ का आंसर आपको करना है, इकोलॉजी में क्या इंक्लूड होगा। इकोलॉजी में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, ऑप्शन ए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ओनली, केवल वायुमंडलीय कारक, या केवल पादप अनुकूलन, या फिर पौधे पर वातावरण का प्रभाव, या फिर उपरोक्त सभी। नाइन्थ का डी बता रहे उमा कुमारी। चलिए देखते हैं नाइन्थ का आंसर क्या होगा। देखिए इकोलॉजी की बात करिए, इकोलॉजी में क्या होता है, इकोलॉजी जो है सजीव और निर्जीव जब आपस में जुड़ते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है और उनके जो इफेक्ट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजी, है ना। फर्स्ट देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स ओनली, है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर तो होते ही हैं। फिर देखिए प्लांट के अडेप्टेशन ओनली, केवल पादप अनुकूलन, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल ऑन प्लांट, और डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि सजीव और निर्जीव और एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं इकोलॉजी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेंथ का आंसर आपको देना है, ecological factor which prevent a species from producing at its maximum rate is termed as, है ना, पारिस्थितिकी कारक जो किसी एक स्पीसीज को अपनी अधिकतम दर उत्पन्न करने से रोकते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो, सर्वाइवल कर्व कहलाते हैं, इकोलॉजिकल ड्रिफ्ट कहलाते हैं, इको एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट कहलाते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए, 10th का आंसर आपको करना है। इकोलॉजिकल पारिस्थितिक कारक जो किसी एक स्पीसीज को अपनी अधिकतम दर उत्पन्न करने से रोकते हैं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको। देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। एक ग्राफ होता है इकोलॉजी में, ठीक है, ग्राफ ऐसा होता है, इधर ग्रोथ है और इधर नहीं, इधर ग्रोथ ले लेते हैं, इधर ग्रोथ है और इधर है समय, है ना, इधर टाइम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी एक कोई स्पीसीज ले लेते हैं, जैसे कि हाथी ले लेते हैं, एलिफेंट ले लेते हैं ना। एलिफेंट है, इसकी संख्या है वो बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर ये ग्राफ जो इधर मूव करेगा, है ना। तो इसकी ग्रोथ यहाँ तक, इस पॉइंट तक तो बहुत तगड़ी, मतलब जे शेप हुआ, है ना, जे बन रहा है, बहुत तगड़ी ग्रोथ हुई। फिर इसके बाद में देखो स्थिर हो गई इसकी ग्रोथ। तो ये स्थिर क्यों हुई, पारिस्थितिक कारक जो किसी एक स्पीसीज को अपनी अधिकतम दर, है ना, अधिकतम दर से रोक लिया ना यहाँ पे, और इसलिए ग्राफ क्या स्थिर हो गया। तो ये क्यों हुआ, है ना, रोकते हैं वो क्या कहलाते हैं ना, वो जो फैक्टर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं। 10th का सी बताया उमा कुमारी ने, राकेश ने सी बताया। चलिए बिल्कुल सही बताया आपने, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट। कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसे फैक्टर होते हैं जो उसकी ग्रोथ को रोकते हैं ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, फूड हो सकता है ना, फूड जो होता है वो लिमिटेड अमाउंट में होता है, एनवायरनमेंट में लिमिटेड अमाउंट में। तो अगर अनलिमिटेड होगा तो फिर वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की ग्रोथ होती ही जाएगी, है ना।
ऐसे बहुत सारे, टेम्परेचर हो सकता है ना, सनलाइट हो सकती है, ऐसे बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर होते हैं जो उसको रोकते हैं ना, रेजिस्टेंट उसको कर देते हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, एग्रोस्टोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ, एग्रोस्टोलॉजी में किसकी स्टडी करी जाती है ना, वो आपको बताना है। एग्रीकल्चर ग्रोथ की करते हैं, एफिफाइट्स की करते हैं, या फिर ग्रासेस की करते हैं, या फिर निमेटोड डिजीज की करते हैं, बताइए। 11th का आंसर आपको करना है। 10th का सी बताया सुशीला ने, बिल्कुल सही है सुशीला। 11th का आंसर आपको करना है, हाँ बिल्कुल सही बताया उमा कुमारी, लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछा है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। उमा कुमारी ने ए आंसर बताया, एग्रीकल्चर ग्रोथ का। बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। राकेश ने ए बताया। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, सुशीला ने भी ये बताया। एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो होती है इसका बॉटनी की एक ब्रांच होती है। ये क्या होती है, बॉटनी की एक ब्रांच है ना, बॉटनी की एक ब्रांच है, और इसमें अपन किसकी स्टडी करते हैं, ग्रासेस की, अलग अलग तरह की जो ग्रास होती है उनकी अपन स्टडी करते हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। ए नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बॉटनी की एक ब्रांच है, इसमें हम घास की, अलग अलग तरह की जो घास होती है उसकी स्टडी करते हैं, एग्रोस्टोलॉजी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं 12th की तरफ। 12th क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, द प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन ए गिवन एरिया फॉर्म, है ना। प्लांट और एनिमल किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, एक ही क्षेत्र में रहने वाले पौधे और जंतु जो होते हैं वो क्या बनाएंगे, है ना। बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाएंगे, इकोटोन बनाएंगे, या बायोम बनाएंगे, या कंसोसिएशन बनाएंगे, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, 12th का आंसर आपको करना है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले पौधे तथा जंतु क्या बनाते हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाएंगे, इकोटोन बनाएंगे, बायोम बनाएंगे, या कंसोसिएशन बनाएंगे, बताइए। 12th का सी बता रहे हैं उमा कुमारी, राकेश ने ए बताया। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें पूछा है एक ही क्षेत्र में रहने वाले, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पौधे और जंतु, है ना, दो की बात कर गई है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो, जंतु की बात करेंगे तो जंतु की एक पॉपुलेशन हो गई, और पौधे की एक पॉपुलेशन की, मतलब दो पॉपुलेशन तो मिनिमम है ही है। तो दो पॉपुलेशन जब मिल रही है तो फिर कम्युनिटी बनाएगी, ठीक है, सिंपल सा
है तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनेगी। क्या बनेगी इसमें? बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है। और इकोटोन की बात करें तो इकोटोन क्या होता है? जब दो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम, जो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम जब आपस में, उनके बीच में एक ट्रांजिशन जोन बनता है। क्या बनता है? उनके बीच में एक ट्रांजिशन जोन बनता है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि ए इकोसिस्टम है और यहाँ पे सी इकोसिस्टम है, इन दोनों के बीच में बी है, यानी कि बी, जो बी में क्या है कि ए के कैरेक्टर भी है और सी के कैरेक्टर भी है, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा बी। ये इनके बीच वाली कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो नदियाँ होती है हमारी, रिवर्स जो होती है, ठीक है, रिवर का इकोसिस्टम होता है। रिवर में क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है, मीठा पानी होता है। रिवर जाके फाइनली किस में मिलती है? ओशन में मिल जाती है। ये समुंदर है मान लो, है ना, ओशन में मिल गई, ठीक है। समुंदर का पानी होता है, इसकी सेलिनिटी होती है 35 पीपीटी, जबकि जो रिवर होता है इसकी 0.5 पीपीटी से लेस देन होता है पानी, है ना, मीठा पानी होता है, अपन पी सकते हैं। अब ये पानी जब यहाँ पे मिलेगा ना, तो जिस जगह मिलेगा वहाँ पे क्या होगा? मीठा पानी प्लस खारा पानी दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन होगी, ये जो एरिया होगा पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं? एस्चुरी, है ना। तो इसमें क्या होगा? इसकी जो सेलिनिटी होगी वो लगभग 20 से 25 समथिंग होगी, बीच में होगी, है ना। तो इसको बोलेंगे ट्रांजिशन जोन। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो इसको इकोटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलेंगे, ठीक है। बायोम जो होता है, बायोम में बड़े लार्ज लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर एक कंडीशन शो करते हैं। जैसे कि अपने रेगिस्तान है ना, डेजर्ट वाली कंडीशन, वहाँ पे उसकी जो इकोलॉजिकल कंडीशन अलग है ना। जैसे टुंड्रा प्रदेश है ना, अलग अलग जो बड़े बड़े प्रदेश होते हैं ना, उनको वो क्या बनाएंगे? बायोम बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। देखिए, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय, है ना, किसी जनसंख्या की संधारण क्षमता किसके द्वारा निर्धारित करी जाती है? आपको बताना है। किसी जनसंख्या की संधारण क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बर्थ रेट के द्वारा, डेथ रेट के द्वारा, लिमिटिंग रिसोर्स के द्वारा, या रिप्रोडक्टिव स्टेटस के द्वारा? बताइए। 13 क्वेश्चन पे आ गए हम। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय, है ना, कैरिंग कैपेसिटी किसी जनसंख्या की संधारण क्षमता किसके द्वारा निर्धारित करी जाती है? थर्टीन का आंसर आपको करना है। थर्टीन का ए बता रहे हैं उमा कुमारी, राकेश ने डी बताया, सुशीला ने ए बताया। चलिए देखते हैं। देखिए, पूछा है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कैरिंग कैपेसिटी होती क्या है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब किसी पर्टिकुलर, कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, किसी जीव की कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में, ये पर्टिकुलर कोई हैबिटेट है ना, ठीक है, इस हैबिटेट में किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की एवरेज पॉपुलेशन कितनी है, एवरेज पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, वो कहलाएगी कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी लिमिटिंग रिसोर्स पे, कि वहाँ पे जो रिसोर्स है वो कितने, है ना, लिमिटिंग रिसोर्स वो, है ना। अब मैंने अभी ग्राफ आपको बताया था, ठीक है, ग्राफ ये ऊपर जाता है लेकिन ये वापस से यहाँ से इधर स्थिर हो जाता है। अगर ये ग्राफ ऊपर भी जा सकता था, लेकिन ये इधर क्यों जा रहा है? क्योंकि रिसोर्स जो है हमारे पास वो क्या है? लिमिटेड अमाउंट में। फूड है ना, सारी चीज़ें, एयर है ना, जो भी चीज़ें हैं वो क्या है? लिमिटेड अमाउंट में। तो लिमिटिंग जो रिसोर्स है वो डिसाइड करेगा, है ना, किसी जनसंख्या की कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 का आंसर आपको करना है।
टेटोनिक इज स्टडी ऑफ, है ना, इमारती संबंधी अध्ययन है। टेटोनिक किसका अध्ययन है? अर्थक्वेक का, अर्थ क्रस्ट का, सैंड का, या नन ऑफ दिस का? बताइए टेटोनिक्स। 14 का बी बता रहे हैं उमा कुमारी। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते थे। राकेश ने बी बताया। टेटोनिक इज स्टडी ऑफ, इमारती संबंधी, है ना। टेटोनिक किसका अध्ययन है? अर्थक्वेक का, अर्थ क्रस्ट का, सैंड का? बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए टेटोनिक जो है वो अर्थ क्रस्ट, है ना। ज्योग्राफी में जब स्टडी करते हैं तो पूरी जो अर्थ होती है उसको अपन मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। लेयर, जो इसकी लेयर होती है, आउटर जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रस्ट। ऊपरी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट। फिर इसके जो नीचे वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। और बिल्कुल जो सेंटर में जो होती है उसको बोलते हैं कोर। कोर को डिवाइड करते हैं इनर कोर और आउटर कोर में, है ना। इनर कोर और आउटर कोर, बिल्कुल जो बीच में है वो इनर और ये आउटर हो जाएगा, है ना। तो इस क्रस्ट की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेटोनिक। ठीक है। और अर्थक्वेक की स्टडी को आपको पता ही होगा, सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। ठीक है। और सैंड, रेत की जो स्टडी होती है इसको क्या बोलते हैं? जामोलॉजी। जामोलॉजी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसका आंसर आपको करना है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, है ना। जाति का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मुख्यतः आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे आधारित होता है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे आधारित होता है, या फिर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली, या फिर मॉर्फोलॉजिकल एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों पे आधारित होता है? बताइए। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो होता है, जाति का जो कॉन्सेप्ट होता है, स्पीसीज का कॉन्सेप्ट, वो किस पर आधारित होता है? लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आपको बताना है। बताइए। क्रस्ट, मेंटल, कोर, बिल्कुल सही लिखा आपने, 3 लेयर हो गई। ठीक है। चलिए बताइए 15 का आंसर आपको करना है। 15 का ए बता रहे हैं राकेश। उमा कुमारी डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है स्पीसीज का, वो मेनली किस पे बेस्ड है? वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे ऊपर, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर बेस्ड है ना। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है कि जो पर्टिकुलर जो स्पीसीज होती है वो
उनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है ना। मतलब कि जैसा आपने पढ़ा होगा स्पर्म और जो ओवा है इसमें की लॉक सिस्टम होता है, यानी कि हर किसी स्पीसीज का अगर निषेचन करवाएंगे तो वो नहीं होता है ना, पर्टिकुलर कुछ जो स्पीसीज होती है उन्हीं का होता है, कुछ में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है बट सब में नहीं है। तो इसी आधार पे अपन जो बायोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है स्पीसीज का वो रिप्रोडक्शन के आधार पर तय किया जाता है ना। तो ये आज के 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, लास्ट में एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं आज का। ब्रायन ट्रेसी का कोट है, सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विद सक्सेसफुल हैबिट, है ना। बहुत ही अच्छा कोट है। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं इसको। देखिए, सक्सेसफुल लोग वो बनते हैं जिनकी आदतें सक्सेसफुल वाली होती है ना। सक्सेसफुल मतलब ये जैसे भगवत गीता में बोला गया है, सारी जो चीज़ें आप जो भी कर रहे हो, आपका जो भी लक्ष्य है वो सब किस पे डिपेंड करता है, आपकी हैबिट्स क्या है, आपकी आदतें क्या। अगर आपकी आदतें सही है, मतलब कि अगर डेली बेसिस पे अगर आप सही टास्क कर रहे हो और छोटी छोटी आदतें जो आपने बना रखी है वो अगर सही उसी दिशा में है, तो अल्टीमेटली आपने जो गोल बनाया वो आपको अचीव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी आदतें और आपके जो टास्क है वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, ये यानी कि उस लक्ष्य को उस दिशा को मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उस तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। इसका मतलब यही है। ठीक है, तो अपनी आदतों को उस हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है। थैंक यू सो मच राकेश। चलिए, आज का सेशन कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट करके, और कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी आप कमेंट में बताना चाहे तो बता दीजिए। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्दी से कमेंट करते जाइए आप। अर्जुन नारले इन्होंने कुछ लिखा है, फ्री फायर कौन खेलता है। फ्री फायर कोई नहीं खेलता है यहाँ पे सब पढ़ाई करते हैं। चलिए, उमा कुमारी के 10 क्वेश्चन राइट हुए, वेरी गुड उमा। थैंक यू सो मच उमा कुमारी। चलिए, कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए।